क्या आप जानते हैं कि भारत में 400 से भी ज्यादा नदियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हमारी सभ्यता की असली जीवन रेखाएं हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इन्हीं प्रमुख नदियों के सारे जरूरी पहलू जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, अगर भारत की सैकड़ों नदियों को सिर्फ 2 ग्रुप्स में बांटना हो, तो वो 2 ग्रुप्स कौन से होंगे? ये एक छोटा सा सवाल हमारी पूरी चर्चा का रास्ता तय करेगा। और इसका जवाब है भारत की नदियों के 2 मुख्य परिवार। पहला, हिमालय से निकलने वाले शक्तिशाली दिग्गज, और दूसरा, प्रायद्वीप के मौसमी धावक। देखिए, हिमालय की नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं, मतलब साल भर पानी से लबालब रहती हैं। इनका बहाव बहुत तेज होता है और ये पहाड़ों को काटकर गहरी वी आकार की घाटियां बनाती हैं। दूसरी तरफ, प्रायद्वीपीय नदियां बारिश पर निर्भर करती हैं। इनका बहाव धीमा होता है और ये चौड़ी यू आकार की घाटियों में आराम से बहती हैं। तो बस उनके जन्म की जगह ही उनका पूरा स्वभाव तय कर देती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पहले परिवार से, हिमालय के दिग्गजों से। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये वो धमनियां हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला से हमारे लिए जीवन लेकर आती हैं। और इस परिवार में सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की, जिसके नाम से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। तो एग्जाम के नजरिए से सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? यहाँ सारी जानकारी एक जगह है। सिंधु नदी निकलती है तिब्बत में बोखर-चू ग्लेशियर से और लद्दाख से भारत में दाखिल होती है। इसकी 5 मशहूर सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जिन्हें हम पंचनद भी कहते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात याद रखने वाली है कि सतलुज भी सिंधु की तरह भारत के बाहर यानी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। ये सारी नदियां आखिर में पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती हैं और फिर सिंधु अरब सागर में समा जाती हैं। सिंधु के बाद अब बारी है भारत की आत्मा मां गंगा की। क्या आप जानते हैं कि गंगा किसी एक जगह से नहीं निकलती? असल में ये 2 शक्तिशाली नदियों के संगम से बनती है। ये कहानी एक दिव्य मिलाप की है। गंगा के बनने की पूरी कहानी यहाँ है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, पर असल में गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी और दूसरी तरफ सतोपंथ ग्लेशियर से आती है अलकनंदा। जब ये दोनों शक्तिशाली धाराएं देवप्रयाग में मिलती हैं, तब जाकर जो नदी आगे बहती है उसे गंगा कहा जाता है। तो असल में गंगा का जन्म देवप्रयाग में होता है। अब गंगा अपनी सहायक नदियों के बिना अधूरी है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, यमुना और सोन गंगा के दाहिने हाथ की तरह है और बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक जैसी कई नदियां आकर मिलती हैं। और हाँ, कोसी को कौन भूल सकता है, जो अपनी विनाशकारी बाढ़ की वजह से बिहार का शोक कहलाती है। हिमालय की तीसरी और सबसे अंतर्राष्ट्रीय नदी है ब्रह्मपुत्र। ये एक ऐसी नदी है जो एक जासूस की तरह है, हर नए इलाके में अपना नाम बदल लेती है। ये स्लाइड आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिला सकती है। तिब्बत में जहां से ये निकलती है, इसे कहते हैं यारलुंग सांगपो। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों को चीर कर भारत में घुसती है, तो इसका नाम दिहांग या सियांग हो जाता है। असम के मैदानों में आकर इसे इसका मशहूर नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है और आखिर में जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो इसे जमुना कहते हैं। सोचिए, एक नदी 4 अलग अलग पहचान। चलिए अब हिमालय की ऊंचाइयों से उतरकर भारत के दिल यानी प्रायद्वीप की तरफ चलते हैं। यहाँ की नदियां दक्षिण भारत की जीवन रेखाएं हैं, जो पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में एक बहुत बड़ा फर्क है। कुछ नदियां पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में। लेकिन समुद्र में मिलने से ठीक पहले ये जो बनाती हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या है वो फर्क? इसका जवाब है डेल्टा और ज्वारदमुख। इसे ऐसे समझिए, जो नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, वो आखिर में धीमी पड़ जाती हैं और अपने साथ लाई हुई मिट्टी को मुहाने पर जमा कर देती हैं, जिससे एक उपजाऊ डेल्टा बनता है। इसके ठीक उलट, जो नदियां पश्चिम की ओर तेजी से बहकर अरब सागर में गिरती हैं, वो अपने मुहाने को साफ कर देती हैं और एक गहरी संकरी घाटी बनाती हैं। इसे ज्वारंदमुख या एस्चुरी कहते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में 2 नदियां बहुत खास हैं। ये आम रास्तों पर नहीं चलती, बल्कि जमीन की एक दरार यानी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। वो 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? वो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। देखिए,
नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच की दरार से बहती है और ताप्ती सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में उसके समानांतर बहती है। दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं और अरब सागर में गिरने से पहले खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा को उसके तेज बहाव की वजह से दबंग या रेवा भी कहा जाता है। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियों पर नजर डालते हैं। क्या कोई बता सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की रानी है गोदावरी। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई की वजह से इसे प्यार से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद आती है कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर से निकलती है, और फिर है महानदी, जिस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बना है। ये नदी कभी अपनी बाढ़ के लिए उड़ीसा का शोक भी कहलाती थी। ये तीनों बंगाल की खाड़ी में शानदार डेल्टा बनाती हैं। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है। अब एक क्विक फायर राउंड हो जाए, देखते हैं आपको कितना याद रहा। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है दामोदर नदी। इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। हालांकि अब इस पर बने बांधों की वजह से बाढ़ पर काफी काबू पा लिया गया है। अगला सवाल ये थोड़ा ट्रिकी है। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? और इसका जवाब है माही नदी। ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान जाती है और फिर गुजरात की तरफ मुड़ जाती है, और इसी दौरान ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। और आखिर में एक ऐसा कंफ्यूजन जो अक्सर एग्जाम में नंबर कटवा देता है। दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा सुनने में एक जैसा लगता है ना, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। चलिए आज इसे हमेशा के लिए क्लियर कर देते हैं। देखिए, गोदावरी को उसकी लंबाई की वजह से दक्षिण गंगा कहते हैं, क्योंकि वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। वहीं कावेरी को उसकी पवित्रता और सांस्कृतिक महत्व की वजह से दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर में मां गंगा को पूजा जाता है। ये छोटा सा पर बहुत जरूरी अंतर है, इसे याद रखिएगा। तो ये था भारत की नदियों पर हमारा एक संक्षिप्त विश्लेषण। जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है, ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें समझना सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं, बल्कि अपने देश की आत्मा को समझना है।